गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विनिर्माण उद्योग, और इसका हम लोग अंतिम भाग देखने जा रहे हैं पार्ट 4, जिसमें हमने पार्ट 3 में मुख्यतः खनिज आधारित उद्योगों को देखा था, जिसमें लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योग, और इसमें एक खनिज आधारित उद्योगों को और देखेंगे। और उसके बाद में हम लोग सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, और फिर हम लोग देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण। तो खनिज आधारित उद्योग में हम लोग एक जो बचा था वो था एक मोटार गाड़ी उद्योग। मोटार गाड़ी यात्रियों तथा सामान के लिए तीव्र परिवहन के साधन हैं। आप लोग जानते हैं भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपाहियाँ तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों की बाजारों में मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया यानी कि मोटरसाइकिल और तिपाहिया, ठीक है, इन वाहनों की अपार वृद्धि हुई है। पिछले 15 से कम वर्षों में इस उद्योग ने अभूतपूर्व उन्नति की है, क्योंकि लोगों के पास तो पैसा आया है, इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़े हैं और आज की आवश्यकता हुई है, और इसलिए आज मोटरसाइकिल लेना बहुत ही आम है। सर्विस वाले अपनी फोर व्हीलर लेना एक इस प्रकार से, इसके कारण भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष विदेश निवेश जो है एफडीआई जिसे हम लोग कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, के साथ नई प्रौद्योगिकी 1991 के बाद में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत एलपीजी जिसे हम लिक्विड, जिसमें हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के प्रक्रिया के अंतर्गत ये एफडीआई शुरू किया गया। यानी कि कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर या किसी भी देश में जाकर निवेश कर सकती है और अपना संयंत्र या उद्योग स्थापित कर सकती है। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संयंत्र के साथ नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से यह उद्योग विश्व स्तरीय विकास के स्तर पर आ गया है। आज इसकी 15 इकाइयाँ यात्री कार के लिए बहुउपयोगी वाहन बनाती है और 9 इकाइयाँ व्यापारिक वाहन बनाती है तथा 14 इकाइयाँ दो पहिया व तिपहिया वाहन निर्माण करती है। यह उद्योग मुख्यतः भारत में दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। तो इस प्रकार से ये मोटर गाड़ी उद्योग है। और अभी हम लोग देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले अनेक उत्पाद है, जिसमें ट्रांजिस्टर से लेकर जो है टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्युलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, पेजर, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग, कई सारे इसमें आप लोग सामान उपकरण देख सकते हैं। बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इसके अलावा भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है बेंगलुरु को। इसके अलावा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र है। प्यारे बच्चों, ये बेंगलुरु को भारी मात्रा में इस सूचना प्रौद्योगिकी को एक हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग भारत की सिलिकॉन घाटी क्यों कहते हैं, इसके पीछे कारण है। तो वहाँ की सरकार ने सबसे पहले ये सूचना प्रौद्योगिकी की इस नीति को लागू किया। वहाँ पर कई सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इसके कारण वहाँ पर कुशल श्रमिक उपलब्ध है। शहर साफ सुथरा है, रहने के लिए वो सस्ता शहर है, सुहानी जलवायु है, व सरकारी सहयोग, इन सभी के कारण बेंगलुरु में ये जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है, सूचना प्रौद्योगिकी का जो संकेंद्रण हुआ है, ये इसके लिए प्रमुख कारण जिम्मेदार है। 2010-11 तक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया STPI देश के 46 स्थानों पर स्थापित हो चुके थे। यद्यपि इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे यहाँ पर भारी मात्रा में है। इस उद्योग का रोचक तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में पाए व्यक्तियों में लगभग 30% महिलाएं है। मतलब रोजगार, जो कुल रोजगार है उसमें 30% महिलाएं पाई जाती है। पिछले 2-3 वर्षों से यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्त करने वाला एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है। इससे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, क्योंकि विदेशों में भारी मात्रा में सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब भारत के जो कॉल सेंटर है या जो भी ये सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, ये विश्व के कई सारे कंपनियों के साथ जुड़े हुए व सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं।
जैसे हम लोगों ने इसके पहले भी उदाहरण देखा था कि एक इंग्लैंड के एडिटर को अगर कोई डिज़ाइन चाहिए तो दिल्ली में बैठे किसी कंपनी को वो डिज़ाइन मंगाता है, मेल से डिज़ाइन जाता है और वो छापता है। इस प्रकार से, ठीक है, अगर एक ही कंपनी भारत में है और उसकी कंपनी दूसरी अमेरिका में है, अमेरिका में 8 घंटे काम करता है वो व्यक्ति, और वो उसका जो काम है वो इसको इधर फॉरवर्ड करता है इंडिया के व्यक्तियों को, और फिर उसके आगे का काम इंडिया का व्यक्ति शुरू करता है। तो इस आउटसोर्सिंग के कारण है भारी मात्रा में ये वृद्धि हुई है। इसका ये जो भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलने का प्रमुख कारण है, जिसको हम लोग कहते हैं व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण, यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ के कारण ये सब संभव हुआ है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सफल होने के कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास हो रहा है। इसके जो प्रमुख केंद्र है वो देख लीजिए, ये श्रीनगर है, मोहाली है, चंडीगढ़, मोहाली मतलब चंडीगढ़, उसके बाद में नोएडा दिल्ली के पास, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, मैसूरू, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता व गुवाहाटी, ये भारत के प्रमुख हम लोग कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी पार्क। ठीक है, तो अगर हम लोग थोड़ा मैप देखने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं, यहाँ पर ये श्रीनगर है, यहाँ पर ये आपका मोहाली है, थोड़ा दूर हो गए बेटा, ये आपका नोएडा है, उसके बाद में ये जयपुर है, उसके बाद में इंदौर है, उसके बाद में यहाँ गांधीनगर है, उसके बाद में महाराष्ट्र में ये माफ़ कीजिए मुंबई, उसके बाद में उसी के नीचे ये पुणे, उसके बाद में ये बेंगलुरु, उसी के बाजू में मैसूर, ये हैदराबाद, भुवनेश्वर, और ये आपका गुवाहाटी, और ये तिरुवनंतपुरम, और ये यहाँ चेन्नई। ठीक है, इस प्रकार से प्रमुख ये केंद्र है। विशाखापट्टनम तो हमने निकाला था, तो इस प्रकार से, और कोलकाता रह गया, ये कोलकाता थोड़ा बेटा उंगली से किया है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार से फिर मैं आपको मैप उसके भेजूंगा। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण चैप्टर का अंतिम बिंदु है। तो औद्योगिक प्रदूषण मतलब औद्योगिकरण के कारण जो प्रदूषण हो रहा है उसे हम लोग औद्योगिक प्रदूषण कहते हैं। और पर्यावरण निम्नीकरण का अर्थ होता है पर्यावरण में गुणात्मक एवं मात्रात्मक ह्रास होना। भारतीय अर्थव्यवस्था के वृद्धि में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल, ध्वनि और पर्यावरण प्रदूषण को नकारा नहीं जा सकता है, और इसलिए इस पर हमें बहुत ही गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। यह आप लोग 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। पर्यावरण में मात्रात्मक एवं गुणात्मक ह्रास होना ही पर्यावरण निम्नीकरण है। मतलब पर्यावरण में मात्रात्मक ह्रास होना मतलब वनस्पति नष्ट होना, प्राणी जीवन नष्ट होना, संसाधन नष्ट होना, ये सारे। गुणात्मक मतलब क्वालिटी, भूमि का उपजाऊपन कम हो जाना, वायु प्रदूषित हो जाना, जल प्रदूषित हो जाना, ये सारे क्वालिटी। वायु प्रदूषण देखते हैं सबसे पहले प्यारे बच्चों। तो वायु प्रदूषण अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। वायु में निलंबित कर्नुमा पदार्थों में ठोस व द्रवित दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूल होते, स्प्रे, कुहासा, धुआं, रसायन, ठीक है, कागज उद्योग, ईंटे के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हैं, और ये सारे कारखाने धुआं निष्कासित करते हैं, और ये जहरीली गैसी का रिसाव बहुत ही भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला होता है। भोपाल का आपने देखा है उदाहरण, ट्रेजेडी 1984 में 2 दिसंबर को वो घटना हुई थी, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीला गैस है वहाँ से रिसाव हुआ था।
इसके कारण वायु प्रदूषण होता है, मानव स्वास्थ्य पे असर होता है, पशुओं, पौधे, इमारतों और पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको जो अधिकतर पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक कौन से हैं। उसके बाद में हम जल प्रदूषण। उद्योगों द्वारा कार्बनिक व अकार्बनिक दोनों अपशिष्ट पदार्थ नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक है कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग है तथा जो रंग अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, अम्ल, लवण तथा भारी धातुएं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में जब वहित हो जाते हैं तो इसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। भारत में मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, ठीक है, खासतौर पे ये तापीय ऊर्जा द्वारा छोड़ी जाती है, फोस्फोजिप्सम तथा लौह इस्पात की अशुद्धियाँ, इसका ये भी जल प्रदूषण के लिए कारक है। इसके साथ में हम लोग देखेंगे तापीय प्रदूषण क्या है। जब कारखानों तथा तापघरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका भारी मात्रा में असर होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती है। जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है हमारे देश में और उससे और जो परमाणु अस्त्रों का जो निर्माण किया जाता है वहाँ पर भी जो काम करने वाले लोगों को कैंसर या जन्मजात विकार या अकाल प्रसव की बीमारियां होती है। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। जहाँ जल प्रदूषण वहाँ ऑटोमेटिकली मृदा प्रदूषण, इसलिए मृदा प्रदूषण के वही कारक है। मलबे के ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बाह, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ही प्रदूषक जमीन में रिस जाते हैं और भूमिगत जल भी पूरी तरह से प्रदूषित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जल प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण तो आप लोग जानते ही हैं कि ध्वनि प्रदूषण में खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं वरना श्रवण असक्षमता आ जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अन्य कायिक व्यवस्थाएं मतलब शारीरिक बाधाएं, व्यथाएं, तो ये सारी बढ़ जाती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत बन जाती है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी तथा विद्युत ड्रिल जो है, घर में कभी आपने ड्रिल में देखा हो कितना सारा आवाज़ करता है, तो ये सारे ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारक है। अब हम देखेंगे इसके रोकथाम के उपाय। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये बहुत बार पूछा गया है। तो पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकने के लिए क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं? तो वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, कारखानों द्वारा निष्कासित जो 1 लीटर अपशिष्ट जो पदार्थ है 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इससे कुछ निम्नलिखित सुझाव है। देखिए, विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग। वेरी सिंपल कि विभिन्न प्रक्रियाओं में, कारखानों में या जो भी उद्योगों में जल का प्रयोग किया जाता है, एक तो कम से कम जितना चाहिए उतना ही करना चाहिए, नंबर 1, और दूसरा उसका पुनर्चक्रण करना चाहिए। उपयोग करने के बाद में उसको रिसाइकलिंग करना और फिर से उसी काम के लिए उसका उपयोग करना, इस प्रकार से पुनर्चक्रण करना चाहिए एटलीस्ट 2 अवस्थाओं में। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रह, जानते हैं कि वर्षा का जो जल है वो ऐसे ही बहा के चला जाता है, तो उसको जमीन में रिसाने के लिए कई सारे वर्षा जल संग्रह के तरीके हैं। नदी में बंधारे बनाए जाते हैं, आजकल घरों में अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं, ठीक है, और पानी जमीन के अंदर रिसने के लिए कई सारे प्रयोग किए जाते हैं। शोष खड्डे वगैरह उसी का प्रकार है। नदियों, तालाबों से गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना, मतलब उसको शुद्धिकरण करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में करना चाहिए। देखिए 3 चरण ये है। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, मतलब यंत्रों द्वारा। इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई करना है, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना है, ढकना है और तलछट जमाव आदि सम्मिलित है ये सारी चीज़ें। उसके बाद में दूसरी क्रियाओं में जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीयक शोधन, फिर उसको और दूसरी बार शुद्ध करना है जैविक प्रक्रिया द्वारा, मतलब उसमें कुछ पदार्थ डाल के। और तीसरा है रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक शोधन।
इससे अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। तो इस प्रकार से उसका उपयोग भी होता है और वो शुद्ध भी होता है। तो ऐसे अगर हम उद्योगों में करते हैं तो निश्चित रूप से हम प्रदूषण को रोक सकते हैं और हमारे पर्यावरण के निम्नीकरण को रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ भूमिगत जल स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन व कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वहाँ पर ऐसे खुलेआम छोड़ देते हैं कारखाने वाले, तो वहाँ पर ये प्रतिबंध होना चाहिए। वायु में निलंबित प्रदूषणों को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियाँ लगानी चाहिए। चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवशेषण स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषकों पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। मतलब उन चिमनियों में ये सारे गैस को ये करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, अलग करने के लिए वहाँ पर उपकरण होना चाहिए। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं का निष्कासन, ठीक है, कमी लाई जा सकती है। तो कारखानों में कोयले के उपयोग की जगह पर हम लोग तेल व गैस का प्रयोग करते हैं तो प्रदूषण कम हो सकता है। मशीन व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने के लिए उपकरणों का इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण को पहनने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उपाय कर सकते हैं। तो चारों प्रदूषण को रोकने के लिए ये उपाय है। इसके अलावा हमारा जो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, भारत का राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन जो है, इन्होंने जो है पर्यावरण प्रबंधन तंत्र विकसित किया है और इससे भारी मात्रा में वो सफल भी हुए हैं और उसके लिए जो है ISO प्रमाण पत्र भी मिला है। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कॉरपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। इससे 5 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र है जिसके लिए उसको ISO प्रमाण पत्र मिला है। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज, गैस और ईंधन, इसके संरक्षण नीति का ये हिमायती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सतत पोषणीय विकास आवश्यक है और विकास की प्रक्रिया में ये सतत पोषणीय विकास को लेकर हमें विकास करना है। तो ध्यान रखकर ये विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। तो ये उन्होंने जो कुछ उपाय बताए हैं उन उपायों को देखते हैं। पहला उपाय देखिए, आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार करना। तो सबसे पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले उपकरण प्रयोग करना और समय समय पर जो विद्यमान उपकरण है उसका सुधार करना। दूसरा, अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन, म्हणजे जो राख बनती है खासतौर पे ये जो NTPC में होती है, यानी कि जो थर्मल पावर स्टेशन होते हैं जहाँ कोयले से इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है वहाँ भारी मात्रा में, तो राख का अधिकतम इस्तेमाल करना है और कम से कम अपशिष्ट पदार्थ करना है, मतलब बाहर फेंकना है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। तो संतुलन बनाने के लिए हर एक फैक्ट्रियों के वो लगभग 25% जगह पर उनको हरियाली करनी पड़ती है, पेड़ लगाने होते हैं, शुरू में करते हैं लेकिन बाद में मेंटेन नहीं होता है, तो ये वहाँ करना आवश्यक है और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण को, प्रदूषण को हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है, ऐश पॉन्ड जिसे हम लोग कहते हैं। तो सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकीय रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का भी प्रबंधन करना, ये भी उसके अंदर दिया गया है। तो उसमें मॉनिटरिंग करना और समीक्षा करना सभी संयंत्रों की। तो ये देखिए, फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहित मल उपचार संयंत्र है, मतलब जो शहर का जो वाहित मल है उसको पूरी तरह से कैसे प्यूरिफाई करके वो भेजते हैं। और ये रामागुंडम संयंत्र में भी उसी प्रकार के लगाए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो हमारा ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी कि विनिर्माण उद्योग, ये चैप्टर हमसे यही समाप्त करते हैं और फिर नए चैप्टर जो है भारत की जीवन रेखा है यानी कि परिवहन साधन। ठीक है, इसको हम लोग अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।